आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में ब्रिटेन के संविधान के विकास को पढ़ेंगे। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अब भी यह विकासमय है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को अग्रलिखित 6 युगों में विभाजित किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान का प्रथम चरण एंग्लो सैक्सन काल है, जिसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक विकास का प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल से समझा जा सकता है। इस काल में स्थापित की गई संस्थाओं में प्रमुख 2 है: नियंत्रित राजपत्र और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। एंग्लो सैक्सन राजा की शक्तियां असीमित नहीं होती थी और उस पर विटनेजमोट या विटन का नियंत्रण होता था। ब्रिटेन में स्वयंभू राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिशपों आदि को सम्मिलित किया जाता था। द्वितीय चरण नॉर्मन एंजिन काल है, जिसमें राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। कठोर और केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा ही किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग को बाधा समझकर विटनेजमोट को समाप्त कर दिया था, किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र या कार्य इतने बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए 2 महान संस्थाओं मैग्नम कौंसिलियम या महान परिषद और क्यूरिया रेजिस या राज्य परिषद का उदय हुआ। मैग्नम कौंसिलियम विटनेजमोट को की ही स्थापना थी। क्यूरिया रेजिस अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अधिक प्रभावशाली संस्था थी। क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ। तीसरा चरण पेंटेगेनेट और लैंकास्ट्रियन काल रहा। इसमें वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया। शासन में कार्यकुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में 2 संस्थाएं हो गई। इस काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता अनुभव हुई, अतः जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के सिद्धांत का उदय हुआ। मैग्ना कार्टा या वृहद अधिकार पत्र 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। सामंतों ने इस अयोग्य, अदूरदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 15 जून 1215 को रनीमेड नामक स्थान में उसने एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से विख्यात है और इसे ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्ना कार्टा ने किन्हीं नवीन अधिकारों को जन्म देने की बजाय सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें जॉन ने भंग कर दिया था। मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार प्रदान किए थे, वे धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गई। इसी काल में पार्लियामेंट का उदय होता है। इस काल में ही 1262 ईस्वी में साइमन डी मोंटफोर्ट ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन
पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। इस बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। पांचवा चरण स्टुअर्ट काल है। महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी न होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद 1603 में इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथों में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने इंग्लैंड संसद की उपेक्षा और मनमानी प्रारंभ कर दी और राजा के दैवीय अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में उसका संसद से झगड़ा हुआ और 1628 में संसद चार्ल्स प्रथम के अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग गए। संसद के दबाव के चलते चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना पत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु अपने वचन को निभाया नहीं। जब संसद ने इसका विरोध किया तो सम्राट ने संसद को ही भंग कर दिया और 11 वर्ष तक संसद के बिना ब्रिटेन का शासन चला। संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया और इन दोनों पक्षों में 1642 से 1645 तक गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। 1649 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र तथा लोकसभा का अंत कर क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। 3 सितंबर 1658 ईस्वी को क्रामवेल की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल थे, अतः क्रामवेल की मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो गया। 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया। उसने 1685 ईस्वी तक राज्य किया। प्रीवी काउंसिल अब एक बड़ी संस्था हो गई थी, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 ईस्वी से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। इसी से बाद में कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 1679 में हेबियस कॉर्पस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं किया जा सकता। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने केवल 3 वर्ष ही राज्य किया। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। इसलिए संसदीय नेता बहुत अप्रसन्न हुए और जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने हेतु उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। विलियम तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के वहाँ पर परिवर्तन हो गया। इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस घटनाक्रम से राजा या शासन की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थिति का प्रारंभ हुआ। यह क्रांतिकारी परिवर्तन रक्तपात के बिना हुआ, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1689 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम व मैरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया।
इस अवसर पर संसद सम्राट ने अधिकार पत्र मनवाने में सफल हो गई, जिसमें निम्न बातें थीं। पहली, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। दूसरी, राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी। तीसरी, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता। चौथी, राजा अपना स्वार्थ पूर्ति हेतु उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता। पांचवी, संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मुनरो ने इस अधिकार पत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, इससे पार्लियामेंट की वैधानिक प्रभुता की घोषणा की गई। ब्रिटिश संविधान के विकास के अंतिम चरण या छठा चरण है हैनोवर काल, जिसमें राजपद पर संसद की सर्वोच्चता तो 1689 में के अधिकार पत्र से ही स्थापित हो गई थी, पर 1714 में सम्राज्ञी एन के पुत्र की मृत्यु पर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हैनोवर का जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। यहीं से संसदीय जनतंत्र के विकास प्रारंभ हुआ, जिसने 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक पूर्णता प्राप्त कर ली। संसदीय जनतंत्र का विकास इन चरणों में हुआ। पहला है राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन। राजपद पर संसद की सर्वोच्चता 1689 के अधिकार पत्र से ही स्थापित हो गई थी, किंतु हैनोवर वंश के सिंहासनारूढ़ होने के पहले तक राजा को मंत्रियों की नियुक्ति और पद से हटाने का पर्याप्त हाथ रहता था। हैनोवर काल से राजा के इस अधिकार का पतन होता गया और ये अधिकार पार्लियामेंट के हाथों में आ गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया तक आते आते सम्राट एक संवैधानिक शासक मात्र हो गया। हैनोवर काल के पूर्व तक मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट करते थे और मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। लेकिन हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे। इंग्लैंड की राजनीति में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी, अतः उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। सम्राट ने व्हिग पार्टी के नेता सर रॉबर्ट वॉलपोल को कैबिनेट की अध्यक्षता का कर्तव्य सौंपा और वॉलपोल ब्रिटेन का एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अन्य सिद्धांतों का भी विकास हुआ। यद्यपि 17वीं सदी में ही संसद ने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी, किंतु अब भी वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पाई थी, क्योंकि वह जनता के अत्यंत छोटे भाग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। अतः संसद के अंदर और बाहर संसदीय मताधिकार को व्यापक करने के लिए आंदोलन चला। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1832 के सुधार कानून द्वारा कुछ सीमित रूप में मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद 1867, 1884 और 1918 के सुधार कानूनों द्वारा मताधिकार को और व्यापक किया गया। 1928 के अधिनियम के आधार पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करते हुए 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। 1970 में पारित विधेयक के अनुसार ब्रिटेन में अब 18 वर्ष तक के आयु प्राप्त व्यक्ति मताधिकार प्राप्त कर सकता है। लोक सदन की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया। 18वीं सदी तक लोक सदन पर राज्यसभा का आतंक छाया रहता था, किंतु लोकतंत्र के लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोक सदन की तुलना में लोकसभा की शक्तियाँ कम किया जाना आवश्यक था। 1832 का सुधार कानून लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध ही पारित हुआ और इसी समय लोकसभा की शक्तियाँ कम होनी प्रारंभ हो गई। 19वीं सदी में यह परंपरा स्थापित हो गई थी कि वित्तीय विषयों में अंतिम शक्ति लोक सदन की ही है, लेकिन 1910 में लोकसभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को
अस्वीकार करके इस परंपरा को भंग किया। ऐसी स्थिति में 1911 में एक संसदीय अधिनियम पास कर लोकसभा की शक्तियां कम कर दी गई, जो 1949 के संसदीय अधिनियम से और कम हो गई। लोक सदन की तुलना में लोकसभा की शक्तियां कम करके ही इंग्लैंड लोकतंत्र की पुनः प्राप्ति कर सका। इस प्रकार लगभग 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया।